हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट जनरल पेपर 1 को, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का मैराथन। टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इजी भी लगती है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को जो टीचिंग एप्टीट्यूड से इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते उनको थोड़ी सी टफ भी लगती है, न्यू वर्ड्स लगते हैं, ठीक है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का एक ओवरऑल व्यू लेंगे, जिसमें कि क्योंकि जब आपको किसी भी यूनिट की सेंट्रल थीम पता होती है या उसकी सेंट्रल अप्रोच पता होती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है उस यूनिट का कॉन्सेप्ट समझना और उस यूनिट के फैक्चुअल क्वेश्चंस को याद करना। क्योंकि जब आपको सेंट्रल थीम पता होती है किसी भी चीज़ की तो वो क्या हो जाता है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का जैसे कि आपको पता है कि जनरल पेपर 1 में इस यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के। तो अगर आपको 10 मार्क्स में से आपको 5 क्वेश्चन में से 5 के 5 करेक्ट करने हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के बारे में एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए और आपको इसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इस यूनिट में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब इतनी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि टीचिंग क्या है या लर्नर क्या है या लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है या इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसे की जाती है। बस ये आपको अगर पता होगा तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में सबसे पहले समझेंगे कि एजुकेशन हमारे पास होती क्या है, ठीक है। द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर मीनिंग टू ब्रिंग अप एंड एडुसियर टू ब्रिंग फोर्थ, ठीक है, टू ब्रिंग अप टू ब्रिंग फोर्थ। तो क्या एजुकेशन सिर्फ वही है जो हम सिलेबस पढ़ते हैं या फिर जो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए या हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, क्या वही एजुकेशन है? तो एजुकेशन वर्ड को हम इन सब चीज़ों से डिराइव नहीं करते हैं। एजुकेशन को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे पास जॉन डीवे ने बोला था, क्या बोला था उन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। कि जो एजुकेशन है वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, पर एजुकेशन खुद में ही ये क्या है, लाइफ है, ठीक है। ये होता है एजुकेशन का मतलब। तो जो हमारे पास एजुकेशन है, अब हम समझेंगे उसकी फिलॉसफीज़ को कि या उसकी अप्रोचेस को कि कौन कौन सी अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में। सबसे पहले हमारे पास है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो वर्ड है, ठीक है, इसको डिराइव किया है वर्ड आइडल से। आइडियलिज्म में हम बात करते हैं माइंड एंड सेल्फ की, दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। इसमें बात होती है आइडियाज़ की। आपकी जो हमारे पास इसमें बात की गई है कि जो हमारे पास गॉड है वही है ऑल सोर्स ऑफ क्रिएशन या ऑल सोर्स ऑफ नॉलेज। कि जो हमारे पास गॉड है या हमारे आइडियाज़ ही हैं वो ही क्या है, सुप्रीम है। और इसमें एक चीज़ और भी बोली जाती है आइडियलिज्म में, जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सोल्यूट होती हैं, और वो क्या होती है, अनचेंजिंग होती है, ठीक है। ये किसने बोला था हमारे पास आइडियलिज्म में, और इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे फ्रोबेल हो गया, विवेकानंदा क्या हो गया, या प्लेटो हो गया, ये सारे क्या हैं, आइडियलिज्म। अब रियलिज्म की बात करते हैं। रियलिज्म में हम बात करते हैं रियलिटी की। जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमें दिखता है, वही क्या है, रियलिटी है, ठीक है। नेचुरलिज्म में हम किसकी बात करते हैं, नेचुरलिज्म में हम बात करते हैं नेचर की, कि जो आपका नेचर है वही रिप्रेजेंट करेगा पूरी रियलिटी को। ना तो कोई आइडियाज़ हैं, ना कोई जो फिजिकल वर्ल्ड है वो भी कुछ नहीं है, जो हमारा नेचर है वही सब कुछ है। और ये इसके जो फॉलोअर हैं वो है टैगोर, ठीक है, और कौन है, रूसो, ठीक है। अब आता है हमारे पास प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब हम लेते हैं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस या एक्शन, ठीक है, कि जो लर्निंग बाय डूइंग होती है, ठीक है, वही क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है। प्रैग्मेटिज्म में जो हम करके चीज़ें सीखेंगे वही क्या है, रियलिटी है। और ये किसने बोला था, जॉन डीवी ने और किलपैट्रिक ने। अब एक नई फिलोसफिकल जो आजकल हमारे पास जिसकी ज़्यादा बात की जा रही है, तो इसके टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि इलेक्टिक फिलॉसफी क्या होती है। इलेक्टिव फिलॉसफी का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जब हम जितने भी सोर्सेज हमारे से उससे नॉलेज इकट्ठा करके एक हम अलग सा फ्यूजन बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्टिक फिलॉसफी। तो ये है हमारे पास मेजर फिलॉसफी या अप्रोचेस जिसको हम यूज़ किस में करते हैं, एजुकेशन में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि
जो हमारे पास एजुकेशन दी गई है उसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास जो फेमस हमारे इंडिया के लोग हैं जिन्होंने इतिहास में बहुत कुछ बड़ा बड़ा काम किया है, तो उनके हमारे को क्या होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की एक एजुकेशन की बात की, वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमारे पास बात की थी बेसिक एजुकेशन की, ठीक है, जिसको हम वार्धा एजुकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि 1937 में आया था। इसमें उन्होंने बात की थी कि एक बेसिक एजुकेशन क्या करनी है, हमारे को सब बच्चों को देनी है, और स्किलफुल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की महात्मा गांधी ने बात की थी। फिर आते हैं हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर का अभी हमने पढ़ा कि टैगोर किसके साथ रिलेटेड है, नेचुरलिज्म के साथ। तो उन्होंने क्या बोला था कि लर्निंग टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम द नेचर। उन्होंने किसकी बात की थी, नेचर के। अब अरबिंदो को हम रिलेट किसके साथ करते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन के साथ, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से इंटीग्रल एजुकेशन है किसके साथ रिलेटेड होगी, और 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो वो किसके साथ रिलेटेड है, अरबिंदो के साथ, ठीक है। फिर आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पास किस पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो उन्होंने किस पे ज़्यादा फोकस किया है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे। फिर आते हैं हमारे पास जिड्डू कृष्णमूर्ति। तो जो जिड्डू कृष्णमूर्ति हैं वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड। ये एजुकेशन किस लिए होती है, हमारे पास ह्यूमन माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और इन्होंने एक चीज़ की और भी बात की थी, वो था सुपर माइंड। तो माइंड से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, या माइंड के बारे में जिसने भी ज़्यादा बात की थी एजुकेशन में, वो की थी जिड्डू कृष्णमूर्ति ने। फिर आते हैं हमारे पास जॉन डीवे किसके साथ है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ, ठीक है, जो कि किसके साथ फिर से रिलेटेड है, प्रैग्मेटिज्म के साथ, या लर्निंग बाय डूइंग। तो ये सारे किसके साथ रिलेटेड है, जॉन डीवे के साथ। अब जैसे मारिया मॉन्टेसरी जो हमारे पास थी, उन्होंने की थी सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात। और जब हम बात करते हैं फ्रोबल डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होता है, किंडरगार्टन। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रोबल ने किस तरह की एजुकेशन की बात की, या किंडरगार्टन का जो हमारे पास जिसने सब इन्वेंट किया या उसके बारे में जिसने ज़्यादा बात की, वो कौन थे हमारे पास, फ्रोबल। अब जैसे हमने जैसे टैगोर की बात की कि टैगोर ने क्या बोला था, नेचर किससे रिलेटेड। उसी तरह जो रूसो हैं, ये भी क्या है, एक नेचुरलिस्ट, ठीक है, नेचुरलिस्ट है। और इन्होंने भी किसकी बात की थी कि नो फॉर्मल लर्निंग नेचर इज ओनली द टीचर। इन्होंने बोलते कि कोई भी फॉर्मल लर्निंग की जरूरत नहीं है, जो नेचर है वही क्या है, हमारा टीचर है, ठीक है। तो ये जो मेन प्रोपोनेंट्स है, इन्होंने जिस बारे में बोला था, या जो इनका मेन थीम था किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी हम जैसे कोई हमारे पास बोल रहा है कि नेचर से सीखना चाहिए, या कोई हमारे पास बोल रहा है कि हमारे को रियलिटी से सीखना चाहिए, तो वो हम किस में देखते हैं, जैसे फॉर्म ऑफ एजुकेशन की हम पढ़ किस तरीके से रहे हैं, जो हमारी आजकल की एजुकेशन है उसमें कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। तो पहले हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन में हम बात करते हैं, जो कि हम जो स्कूल में आजकल एजुकेशन लेते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। ये क्या होता है, प्री प्लान्ड होती है, डायरेक्ट होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, गिवन इन स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, स्पेसिफिक इसका हमारे पास पीरियड होता है, और वेल डिफाइंड करिकुलम होता है। जो हमारी अब आप इसको अपनी एजुकेशन के साथ ले सकते हो, चाहे आप कॉलेज में हो, या आप यूनिवर्सिटी में हो, या आप किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो। वो जो आपकी पढ़ाई है वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो पहले से ही क्या है, प्री प्लान्ड है। अब ऐसे तो था नहीं कि भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आके आपका सिलेबस डिफाइंड हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो पहले से डिफाइंड है कि आपको उस मास्टर डिग्री में या आपको उस ग्रेजुएशन डिग्री में क्या क्या पढ़ना है। वो पहले से प्री प्लान भी है और पहले से ऑर्गेनाइज भी है, और किसी स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही आपको क्या है, वो लर्निंग दी जाती है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, क्योंकि जब आपको पता है ग्रेजुएशन 3 साल की होगी, या बीएड की डिग्री आपके पास 2 साल की होगी, या एमए की डिग्री भी 2 साल की होगी, तो वो क्या है, जो उसका पीरियड है उस डिग्री का या उस कोर्स का, वो क्या है, पहले से डिसाइडेड है। तो उसका क्या है, स्पेसिफिक पीरियड, और आपका क्या है, वेल डिफाइंड करिकुलम। तो ये जो एजुकेशन होती है इस तरीके की, ये होती है फॉर्मल एजुकेशन। सेकेंड हमारे पास आती है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन को हम कैसे पढ़ते हैं कि जो प्री प्लान नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी, और स्पॉन्टेनियस होगी। इसको हम रिलेट करेंगे डे टू डे एक्टिविटी के साथ, जो हम दिनचर्या करते हैं अपनी, उसमें जो हम एक्टिविटी, अब ऐसे तो है नहीं कि हम
जो लर्निंग है वो सिर्फ क्लासरूम में करते हैं, क्लासरूम के बाहर भी लर्निंग होती है, जैसे कि स्विमिंग क्लासेस होगी, ठीक है, उसका कोई प्री प्लान नहीं होता, ठीक है, या उसका ऐसा शेड्यूल तो होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो इतने टाइम में ही कंप्लीट हो। कोई लोग स्विमिंग 2 महीने में भी सीख सकते हैं, कुछ को 6 महीने भी लग जाएंगे, या कुछ 1 महीने में ही सीख लेंगे। तो उसका क्या है ना, वो प्री प्लान होती है और इनडायरेक्ट वेज में होती है, और क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इसको आप रिलेट करोगे किसके साथ, डेली एक्टिविटीज़ के साथ, या जो आपके होम लर्निंग होती है वो सारी चीज़ें किस में होती है, इनफॉर्मल में। अब आती है हमारे पास नॉन फॉर्मल, ठीक है। नॉन फॉर्मल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। नॉन फॉर्मल आती है इन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन दोनों के बीच की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग होती है, ठीक है, ये सारी किस्में होती है नॉन फॉर्मल में। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम आपके पास होता है, और ये कैसी होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कैसी होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्म्स ऑफ लर्निंग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आपको समझ आई होंगी कि एजुकेशन किस किन फॉर्म्स में आपको दी जाती है। इससे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टर्म्स जो हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, ये आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अब जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में अब हम पढ़ेंगे टीचिंग के बारे में, कि टीचिंग होती क्या है। जो हमारे पास एक टीचर होता है वो क्या होता है, फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज होता है, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब जो एक छोटा बच्चा है उसके पास खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या खुद की कोई लर्निंग नहीं होती, तो उसके लिए हेल्पर कौन होता है, फैसिलिटेटर कौन होता है, टीचर होता है। गाइड कौन होता है, एक टीचर होता है जो उसको क्या देता है, नॉलेज देता है, ठीक है। और किस नॉलेज किस डायरेक्शन में। अब एक जो टीचिंग होती है, टीचर या टीचर होता है, उसका क्या होता है, एक उसका कोई पर्पस होता है, ठीक है, पर्पसफुल डायरेक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि हम टीचर में कुछ बहुत ही गलत पढ़ाने लग जाएंगे या कोई गलत चीज़ें बच्चों को सिखाने लग जाएंगे, तो उसमें क्या होनी चाहिए, टीचर की क्या होनी चाहिए, एक पर्पसफुल डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये टीचिंग कैसी एक्टिविटी होती है, प्लान्ड एक्टिविटी होती है, ठीक है। कैसी एक्टिविटी होती है, प्लान्ड एक्टिविटी होती है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी जो टीचर होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और मैं कुछ भी पढ़ाने शुरू लगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कि हमने क्या किया होता है, पहले से प्लान किया होता है कि कौन सी जो स्टूडेंट्स को नीड है या उनको किस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, वो मैंने क्या है पूरा पहले से प्लान किया है कि ये वाला टॉपिक होना चाहिए, इसमें मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगी और इस तरीके से पढ़ा के क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या सब कुछ किस में डिसाइडेड होता है, टीचिंग में पहले से ही डिसाइडेड होता है। और जो प्लानिंग होती है, ठीक है, प्लानिंग होती है, ये क्या होती है, टीचिंग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि टीचिंग में होनी ही चाहिए, जिससे आपकी क्या होती है, इफेक्टिव टीचिंग होगी, ठीक है। अब टीचिंग तो हम समझ गए, अब टीचिंग तो हर टीचर करता है, पर आपको टीचिंग में क्या करना है, एक इफेक्टिव टीचर बनना है। इफेक्टिव टीचिंग आपको करनी है। इफेक्टिव टीचिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछी जा सकती है कि इन चारों में से इफेक्टिव टीचिंग कौन कौन सी है, या स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपसे आजकल पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग में हम क्या करते हैं, एक जो टीचर है, ठीक है, टीचर्स तो सभी हैं, तो इफेक्टिव कैसे होगा, जब आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है या आपकी कंटेंट की जो नॉलेज है, या जो आप मॉनिटरिंग करते हो क्लास में, या आप स्टूडेंट को कैसे प्लान करते हो आप अपनी एक्टिविटी को, या आप स्टूडेंट की इवैल्यूएशन कैसे करते हो, उनको फीडबैक देते हो या नहीं देते हो, ये सारी जो टर्म्स है ये किससे रिलेटेड होती हैं, इफेक्टिव टीचिंग से। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। और जो कि क्वालिटीज़ किसकी होती हैं, कि इफेक्टिव टीचर की भी और टीचिंग को करने की भी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि एक टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के भी क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कि मेमोरी में आपको सिर्फ क्या फैक्चुअल चीज़ें बतानी है, या आपको अंडरस्टैंड करके पढ़ाना है, या आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है स्टूडेंट की। तो टीचिंग के क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो जो एक टीचिंग होती है वो क्या होता है, बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। जब एक क्लासरूम होता है जिसमें कि सपोज 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स में से कुछ इंटेलिजेंट होंगे, कुछ इंटेलिजेंट नहीं होंगे, या किसी का कॉग्निटिव डोमेन बहुत ज़्यादा होगा, या किसी का साइकोमोटर डोमेन बहुत ज़्यादा होगा। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है टीचिंग का। और टीचिंग रिलेटेड किसके साथ होती है, एजुकेशन के साथ, लर्निंग के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ, और किसके साथ, ट्रेनिंग के साथ। और टीचिंग हमारे पास क्या है, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो क्या होती है, टीचिंग आर्ट भी होता है,
ठीक है। और क्या होती है, एक साइंस भी होती है। साइंस किस तरीके से होती है, क्योंकि साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि पूरी साइंस क्या होती है, सिस्टमेटिक होती है, पूरी प्लान्ड होती है। वैसे क्या टीचिंग भी क्या होती है, पूरी सिस्टमेटिक होती है और प्लान्ड होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। और टीचिंग क्या है, एक सोशल सर्विस है, क्योंकि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए या सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है हमारे पास, टीचर का, कि वो किस तरह की एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा है। तो ये क्या होती है, सोशल सर्विस होती है। इट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। टीचिंग क्या है, प्रोफेशन भी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है। तो ये क्या है, मेन करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, हमारे पास टीचिंग की। अब टीचिंग में दो चीज़ें भी आती हैं, दो टर्म्स और आती हैं, जिसमें आती है टीचिंग, एक होता है टीचर सेंट्रिक, ठीक है, एक होता है लर्नर सेंट्रिक, ठीक है। टीचिंग सेंट्रिक अप्रोच में क्या होगा, टीचर क्या होगा सेंटर में, ठीक है। जैसे कि लेक्चर मेथड, उसमें क्या होता है कि टीचर्स आते हैं क्लास में, वो आपको लेक्चर्स देते हैं और स्टूडेंट क्या करता है, उसको सुनता है। तो उसमें जो टीचर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है और स्टूडेंट क्या रोल प्ले करता है, पैसिव रोल प्ले करता है। पर जब लर्नर सेंट्रिक लर्निंग होती है, उसमें क्या होता है कि लर्नर सेंटर में होता है कि लर्नर को मेन एक्टिविटी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया या एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, तो उसमें लर्नर खुद से सीखता है। टीचर क्या होता है, उसमें फैसिलिटेटर होता है या गाइड होता है। टीचर उसमें थोड़ी सी गाइडेंस देगा स्टूडेंट को कि हाँ आपको इस तरीके से करना है, पर जो उसमें मेन रोल होता है वो किसका होता है, हमेशा लर्नर का होता है। तो वो क्या होती है हमारे पास, लर्नर सेंट्रिक, जिसमें लर्नर क्या होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेज भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगला हमारे पास टॉपिक है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। पेडागोजी हमने काफ़ी वर्ड सुने कि पेडागोजी क्या होती है, पेडागोजी ऑफ चाइल्ड, ऐसे वैसे हमने सुना है। तो पेडागोजी में हम बात किसकी करते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी क्या होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग होती है कि हमारे को टीचिंग करनी किस तरीके से है, ठीक है। टीचिंग के क्या रूल्स होंगे, ठीक है, क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, क्या आपको प्लानिंग करनी है, किन ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान में रख के टीचिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में समझते हैं, पेडागोजी में समझते हैं। बाय द टाइम क्या हुआ है, पेडागोजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि टीचर सेंटरिंग क्लासेस होती है, अब टीचर सेंटरिंग से वो किस में चली गई हैं, लर्नर सेंटरिंग में चली गई है। तो पेडागोजी हम यूज़ कहाँ करते हैं, पेडागोजी यूज़ होती है क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम में जो टीचिंग होती है। अब पेडागोजी में किन किन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि आप जब आप टीचिंग करने जाओगे तो वो जो आपका कंटेंट होगा उसको आपको प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है, फिर आपको उसको एजुकेट करना है स्टूडेंट्स के साथ, फिर उसको जर्नलाइज करना है और अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी हमारे पास, पेडागोजी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या होती है, एडल्ट की लर्निंग, ठीक है। एडल्ट जो एक पेडागोजी और एंड्रागोजी के बीच जो मेजर डिफरेंस है, जो एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको जब पढ़ाना होता है तो उसके पास खुद के कोई एक्सपीरियंस नहीं होते, पर जो एक एडल्ट होता है उसके पास क्या होते हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको पढ़ाने का तरीका क्या होता है, छोटे बच्चों से थोड़ा सा अलग सा होता है, पेडागोजी से थोड़ा सा अलग सा होता है। उसको बोलते हैं एडल्ट लर्निंग, जिसमें कि हम किसकी लर्निंग की बात करते हैं, एडल्ट की। ये क्या होती है, मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड, क्योंकि जो एक एडल्ट होता है वो पूरे तरीके से भी अपनी लर्निंग कर नहीं पाता, क्योंकि एक जो एडल्ट है वो खुद से तो समझ लेता है कि हाँ उसको सेल्फ लर्निंग करनी है, पर उसमें क्या होता है हमारे पास, टीचर जो है एज अ गाइड रोल प्ले करता है, ठीक है। और फिर आती है ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी में क्या होता है, सेल्फ डिटरमाइंड, पूरे तरीके से क्या होती है, ऑलमोस्ट सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है, जिसमें कि जो एक स्टूडेंट होता है वो हाईली ऑटोनॉमस होता है खुद पे, मतलब खुद पे ही वो डिपेंड करता है, वो अपनी सेल्फ इवेल्युएशन भी कर लेता है, ठीक है, और सेल्फ लर्निंग भी खुद करता है, ठीक है। और एंड्रागोजी में क्या होता है, मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट खुद पे ही वो क्या होता है, खुद से ही अपनी क्या करता है, लर्निंग करता है। तो यही डिफरेंस है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। पेडागोजी में हम बात करते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग की, एंड्रागोजी में हम बात करते हैं एडल्ट लर्निंग की, और ह्यूटागोजी में हम बात करते हैं सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग की, ठीक है। एंड्रागोजी और जो ह्यूटागोजी होगी, इसमें क्या होगा, लर्निंग की जो लर्नर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा,
ठीक है। और जो पेडागोजी होती है इसमें जो लर्नर होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट पैसिव, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्ले रोल किसका होता है, टीचर का ज़्यादा रोल प्ले होता है। और यहाँ इन दोनों में क्या होता है, टीचर का थोड़ा कम जो उसका रोल होता रहता है, वो एज अ गाइड रहता है। पूरा डिपेंडेंट जो स्टूडेंट होता है वो टीचर पे नहीं होता। आई होप ये भी 3 टर्म्स आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम एक टीचर को एक स्टूडेंट को टीचिंग देते हैं या टीचिंग कराते हैं तो हम उसको किस लेवल्स पे कराते हैं। हमने अभी नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा कि टीचिंग के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। तो वो टीचिंग के कितने लेवल होते हैं, वो होते हैं 3 लेवल। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। लेवल से हमारे को कैसे समझना है कि एक जो टीचर है वो टीचिंग करता है तो वो स्टूडेंट को किस लेवल पर पढ़ाएगा। सपोज एक टीचर है जिसने क्या किया, बच्चों को जो पढ़ाया सब्जेक्ट, उसमें क्या किया, सिर्फ उस सब्जेक्ट को याद करना सिखाया, फैक्चुअल चीज़ें बताई। इसमें हम बात करते हैं किसकी, फैक्ट्स की, ठीक है। और ये क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, ठीक है। और मेमोरी लेवल के जो हमारे पास प्रोपोनेंट थे ये थे हर्बर्ट, ठीक है, जिसमें हम मेमोरी लेवल पे ही बात करेंगे। और जब हमने कॉन्सेप्ट्स को मेमोरी के साथ साथ इनसाइट्स पे पढ़ाया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाया, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को का ज़्यादा यूज़ करके उसको पढ़ाया, तब हम किस में शिफ्ट हुए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होती है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो उसका क्या करते हैं, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे वो थे मॉरिसन। ये जो इनके प्रोपोनेंट्स हैं, ये जिन्होंने ये दी है, ये आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि मेमोरी लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, या रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया। सबसे पहले मेमोरी लेवल में हमने फैक्ट्स याद किए, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने क्या किया, फैक्ट्स के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझा, अंडरस्टैंड किया। और फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद कौन सा लेवल आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसके प्रोपोनेंट कौन है, हंट, ठीक है। इसमें क्या कर लेते हैं हम, फिर हम रियल लाइफ सिचुएशंस को क्या करते हैं, फेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने नंबरिंग को समझा कि हमारे को नंबरिंग आ गई, मल्टीपल कैसे होता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करके हमने क्या किया, डिफ़िकल्ट लेवल, जैसे फिर हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया या डिवाइड करना सीख लिया। और फिर जब हम उस मल्टीप्लिकेशन को, फॉर एग्जांपल हम दुकान में जाते हैं और दुकान में हम जो कैलकुलेशन होती है दुकानदार के साथ वो हम खुद कर लेते हैं। हमने क्या किया, उन चीज़ों को क्या किया, रियल लाइफ सिचुएशन में क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये क्या होता है, हाईएस्ट लेवल होता है किसका, लर्निंग का। सबसे ज़्यादा हाई, अगर आपको पूछा जाएगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, तो वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव, जिसमें कि हम यूज़ किसके करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं या इनोवेशन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है, ये थॉटफुल, ठीक है। ये तीनों लेवल आपको पता होने चाहिए और इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स है वो भी क्या होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एक जो स्टूडेंट होता है, जो हमने बोला ना कि पेडागोजी बाय द टाइम इवॉल्व हुई है, ठीक है। एक जो स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाने के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होते हैं वो एक तरह से हम उनको बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग करते हुए आपको किन किन प्रिंसिपल्स का क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, मैक्सिम्स, गाइड होते हैं, किसके लिए, टीचर के लिए, कि आपको स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है, स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना है। फर्स्ट हमारे पास मैक्सिम्स है, फ्रॉम नोन टू अननोन। क्या करना है आपको, जब एक स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है तो पहले उसको जो उसको चीज़ें पता है, नोन है, उससे किसकी तरफ बढ़ना है आपको, अननोन की तरफ। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट को सिंपल चीज़ें बतानी है और उससे हमने शिफ्ट किससे करना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ। सिंपल से हम कैसे समझें इस बात को, जैसे कि एक जो छोटा बच्चा है, ठीक है, पहले वो क्लास में आता है, पहले वो क्या करता है, नंबरिंग को सीखता है, ठीक है। फिर वो समझता है कि उनका सम कैसे होता है, ठीक है। फिर वो समझता है कि उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जब वो ये चीज़ें समझेगा उसके बाद वो बढ़ेगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में बढ़ गया, डिवाइड में समझ गया, या फिर उसको समझ आएगी कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं या हमारे पास फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो वो क्या क्या हमने सिंपल से अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ही हम उसको फ्रैक्शन बता देंगे कि नंबर का फ्रैक्शन कुछ होता है और उसको पता ही नहीं कि सम क्या होता है या डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। तो एक जो सीक्वेंस होगा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, वो हमारे पास किस में ध्यान रखना होता है, हमारे को टीचिंग में। फिर हमारे पास आता है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। पहले हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे,
उसके बाद हम शिफ्ट किस में होंगे, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर में हम बात करेंगे कि क्या करेंगे, पहले उसको एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ें बताएंगे, फिर उन पर्टिकुलर चीज़ों से हम क्या करेंगे, एक जनरलाइजेशन की तरफ समझेंगे कि हाँ ये हमारे पास जनरल आइडिया है इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों का। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टीचिंग को करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम वूल टू पार्ट्स। इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब एक स्टूडेंट होता है उसको जैसे पहले हम किसके बारे में पढ़ाएंगे, पेड़ के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, पेड़ के बारे में उसको दिखा दिया कि हाँ ये पेड़ होता है, इस तरीके से होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद उसके पार्ट्स में आएंगे कि ट्री में क्या होती है, ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, इसकी क्या कहते हैं, रूट्स भी होती हैं, इसमें लीव्स भी होती हैं। ये जो बिल्कुल पार्ट्स होंगे वो हम उसको बाद में पढ़ाएंगे। पहले क्या करते हैं, उसको एक पूरा ओवरऑल जेस्चर देते हैं और फिर उसकी तरफ किसकी तरफ बढ़ते हैं, हम पार्ट्स की तरफ। फिर हम बढ़ते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। जो एक छोटा बच्चा होता है वो हमारे पास चीज़ें अंडरस्टैंड किस पे बेसिस पे करता है, साइकोलॉजिकल बेसिस पे। फिर बाय द टाइम जब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है या जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 10 साल से 11 साल से आगे, तब वो किन चीज़ों को समझने लग जाता है, लॉजिकल चीज़ों को समझने लग जाता है। तो हम कैसे मूव करेंगे फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। फिर होता है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। हम कैसे करेंगे, इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ को बढ़ेंगे। और फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल, पहले एम्पेरिकल चीज़ें आएंगी और फिर रैशनल चीज़ें आएंगी। ये इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए हम किसी भी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का आपको मतलब पढ़ाने का मतलब ही यही है। क्योंकि जब आप सेट क्वालिफाई करोगे या नेट क्वालिफाई करोगे तो आप क्यों करेंगे, एक टीचर बनने के लिए या एक प्रोफेसर बनने के लिए। तो उस प्रोफेसर में आपको क्या करना है, एक इफेक्टिव टीचर बनना है। उस इफेक्टिव टीचर्स को बनने के लिए ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। और आपको किस लेवल पे करना है, सिर्फ मेमोरी लेवल पे नहीं करना है कि आपने चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए, पर किस लेवल पे करना है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, कि आपने पढ़ा, इन चीज़ों को समझा, और जब कल दिन को आप टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे, इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसे, कि जो हम अभी बात करें मैक्सिमम ऑफ टीचिंग या इफेक्टिव टीचिंग, ये जो एजुकेशनल थिंकर्स हैं बाय द टाइम जब इन्होंने रिसर्च किया है तब इन्होंने ऐसे रिजल्ट दिए हैं। तो जो ब्लूम है हमारे पास, उन्होंने भी क्या किया, एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की क्या दी, टैक्सोनॉमी दी। इन्होंने बात की 3 डोमेन की, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन, इन 3 डोमेन्स की इन्होंने बात की कि किस तरीके से हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को इन डोमेन्स में क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की। तो जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो रिलेटेड होता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस के साथ। जितनी भी जो थिंकिंग होती है, इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती है, मतलब सोचने वाली, इमेजिनेशन वाली चीज़ होती है, ये किस में हमारे पास होती है, कॉग्निटिव डोमेन में। तो कॉग्निटिव डोमेन में हम कैसे जाएंगे, फ्रॉम ये है लोअर लेवल टू हाईएस्ट लेवल। एक जो जब हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो क्या हमारे को स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेज देनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नॉलेज देते हैं। नॉलेज के बाद क्या करता है, वो उसको कॉम्प्रीहेंड करता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करता है। कॉम्प्रीहेंड के बाद क्या करता है, उसको वो अप्लाई करता है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जैसे उसने वो उस नॉलेज का अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद क्या करेगा, उस नॉलेज को एनालिसिस करेगा कि क्या जितने भी उसके पास फैक्ट्स हैं या नॉलेज है उनको एनालिसिस करके फिर क्या करेगा, उसका सिंथेसिस करेगा, और सिंथेसिस के बाद क्या करेगा, उसको इवेलुएट करेगा। तो हमारे पास हाईएस्ट फॉर्म में कौन आ गया, इवेल्युएशन। तो क्वेश्चन आपसे इनका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस सीक्वेंस में है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। क्योंकि जितना एनालिसिस हम प्रीवियस ईयर को देख के करते हैं उसमें क्या होता है कि जो सेट का लेवल है वो थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू नेट के। तो इस तरीके से भी आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये टर्म्स क्या होनी चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि पहले क्या होता है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये है वो 2, साइकोमोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन। तो जो हमारे पास कॉग्निटिव डायमेंशन है उसको क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था कि जो नॉलेज की हमने बात की या कॉम्प्रीहेंशन की बात की
उससे हमने क्या किया, उसको शिफ्ट करके किस में कर दिया, रिमेंबरिंग में। नॉलेज से हम क्या करेंगे, जब हमने बोला ना कि फैक्चुअल चीज़ें हम याद रखेंगे, तो उसको किससे रख दिया, याद रखने से क्या किया हमने, उसको शिफ्ट किया रिमेंबरिंग में। कॉम्प्रीहेंशन से हमने किस में शिफ्ट किया, अंडरस्टैंडिंग में। एप्लीकेशन से हमने शिफ्ट किया अप्लाइंग में। फिर आता है एनालाइजिंग, ठीक है। इवैल्यूएशन वहाँ पे क्या था, हाईएस्ट फॉर्म था, ठीक है। और यहाँ की इसमें आ गया वो सेकंड लास्ट में, और हाईएस्ट फॉर्म यहाँ पे क्या आ गया, क्रिएटिंग, ठीक है। रिवाइज्ड में जो हाईएस्ट फॉर्म क्या है वो है क्रिएट। ये थोड़ा सा कट हो गया था, तो इसमें हम साइकोमोटर डोमेन को फिर से पढ़ेंगे। साइकोमोटर डोमेन में हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हमारे पास किससे रिलेटेड होती हैं, स्किल्स से रिलेटेड होती हैं, जिसमें क्या आती है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइशन, आर्टिकुलेशन या नेचुरलाइजेशन। तो इसमें जो हाईएस्ट फॉर्म है, यही मेन आपसे पूछी जाती है कि हाईएस्ट फॉर्म इसमें से कौन सी है। जो इफेक्टिव डोमेन होता है वो होता है आपकी फीलिंग से रिलेटेड, और किसके साथ, इमोशन के साथ, ठीक है। इमोशन से रिलेटेड होती है ये। तो इफेक्टिव डोमेन में हमारे पास क्या आता है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले फीलिंग्स को, मतलब किसी भी जो स्टिमुलस होगा उसको रिसीव करेंगे, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर उसको वैल्यू करेंगे, फिर उसको अपने माइंड में क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर उस जो वो वैल्यू होगी उनके क्या करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे। तो ये क्या है, इसका हाईएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ टीचिंग। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि इफेक्टिव टीचिंग किस तरीके से होती है, या इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए हमारे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारे पास एक टर्म इंपॉर्टेंट होती है, मेथड ऑफ टीचिंग, कि आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो किस तरीके का है। एक जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक टर्म होती है या कोट होता है कि अगर एक बच्चा उस तरीके से नहीं समझ पा रहा जिस तरीके से आप पढ़ाते हो, तो वो हमारे को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे को उस तरीके से पढ़ाना चाहिए जिस तरीके से बच्चा समझे। ये क्या है, एक टीचिंग का मेन कोर प्रिंसिपल है। क्योंकि आप अपनी जो टीचिंग स्टाइल्स है या मेथड है उसको क्या कर सकते, रिजिड नहीं रख सकते। क्यों, फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर मेथड से ही पढ़ा रहे हो और एक लेक्चर मेथड से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्या ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बच्चे समझेंगे आपको उस तरीके से पढ़ाने की क्या है, ज़रूरत है। तो ये है हमारे पास है मेथड ऑफ टीचिंग में, ये है टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज और ये है लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज। टीचर सेंटर में हमारे पास टीचर क्या होगा, सेंटर्ड में होगा, और लर्नर कैसा होगा, पैसिव होगा। और लर्नर सेंटर में क्या होगा, टीचर स्टूडेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, और टीचर कैसा रोल प्ले करेगा, उसका फैसिलिटेटर का या गाइड का, ठीक है। अब हम समझेंगे इसमें पहली टर्म जो कि है लेक्चर। लेक्चर मेथड में क्या होता है, लेक्चर मेथड में एक जो टीचर है वो आपके पास प्रेजेंट करता है अपने लेक्चर को, और स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको पैसिवली सुनते हैं। और लेक्चर मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल किसके लिए होता है, मास क्लासरूम्स के लिए, जो कि बड़ी क्लासरूम होती है उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है वो क्या होता है, लेक्चर मेथड। तो ये जितनी भी टर्म्स है, जितने भी मेथड ऑफ स्ट्रेटजीज क्या है, ये आपको पता नहीं चाहिए। जैसे टीम टीचिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा टीचर जब एक ही टीचिंग क्लास में टीचिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम टीम टीचिंग या कोऑपरेटिव टीचिंग या कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो ये क्या है, ये टर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है कि जिसमें दो या चार से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे, या सेमिनार जो कि हमारे पास क्लास जिसको मेथड ऑफ ग्रुप डिस्कशन ही होता है, जिसमें जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या पैनल डिस्कशन में क्या होगा कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में 4 या 6 जो लोग हैं वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी उनके पास असाइन टॉपिक होगा, या ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये जो टर्म्स है ये आपको एक बार पढ़ के जानिए कि ये टर्म्स होती क्या हैं और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें सिर्फ इतना ही है, ये सिर्फ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, इसमें कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, मॉक का, ठीक है। मॉक में हमारे पास क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ये मॉक की फुल फॉर्म है। और एक चीज़ जो आपको और बतानी है वो है 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग के। 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग के क्या है, लर्निंग टू नो, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लर्निंग टू डू, learning to be and learning to live together। ये जो 4 पिलर ऑफ लर्निंग है ये किसके द्वारा दिए गए थे, ये दिए गए थे यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। ये भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
और ये आपको पता होना चाहिए कि 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं और ये किसने दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉक की। मॉक क्या होते हैं हमारे पास? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसमें कि हम सी मॉक भी पढ़ते हैं और एक्स मॉक भी पढ़ते हैं। सी रिलेटेड में हम बात करते हैं कम्युनिटीज़ की, और एक्स जो मॉक्स होते हैं उसमें बात करते हैं हम स्टैटिक्स की। ठीक है, मॉक्स क्या होते हैं कि ये किसने रन किए होते हैं? प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी इनको रन करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ? नेपटेल के साथ। ठीक है, नेपटेल के साथ जुड़ के इन्होंने क्या किया है, ये मॉक्स जो कोर्सेज होते हैं इनको रन करते हैं, और स्वयं भी क्या है इसका एक पार्ट है। जो स्वयं है वो भी क्या है इसका एक पार्ट है। ठीक है, और ये कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है हमारे को मॉक में? फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिलता है कि जिसमें आप अपनी स्टडीज़ को क्या करते हो, खुद डिसाइड करते हो कि अगर आपको अभी सुबह नहीं पढ़ना तो आप दिन में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, या आपको 4 क्लासेज एक साथ ही अटेंड करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसा जो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है वो किस में होता है? हमारे पास मॉक में होता है। ठीक है, अब जैसे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि इसमें वीडियोज़ होंगी। ठीक है, वीडियोज़ होंगी हमारे पास, क्या बोलते हैं, पीयर या सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑनलाइन मोड हो सकता है, ऑनलाइन मोड ही होगा मतलब मूक में। और क्या होता है, कितनी मतलब क्या आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना होता है? तो इसमें आप किसका यूज़ करते हो? मल्टीपल लैंग्वेजेस का। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का आप इसमें क्या करते हो? यूज़ करते हो। अब जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है? नेपटेल के साथ। तो नेपटेल की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो कि होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है, ये भी क्या होनी चाहिए आपको? नेपटेल की फुल फॉर्म मतलब आपसे पूछी जा सकती है, ये क्या होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो मॉक प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? ठीक है, मॉक प्लेटफॉर्म है जैसे हमारे पास इग्नो की जो हमारे पास नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी है, वो भी क्या है इसका एक मतलब इसका एक प्लेटफॉर्म है। जैसे साक्षत है। ठीक है, हमारे पास विद्या वाहिनी है, और हमारे पास कौन कौन है? EPG पाठशाला है। ये क्या है? डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है मूक के, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको प्लेटफॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं कि इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो ये भी क्या होने चाहिए? आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि EPG जो पाठशाला है उसको जो इनिशिएटिव लिया है वो किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इस तरीके से जो इसके और अदर प्लेटफॉर्म्स है वो भी क्या होने चाहिए? आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्वयं। ठीक है, स्वयं की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। ठीक है, वो क्या होती है, और स्वयं क्या है, कहाँ गया है? मेड इन इंडिया। ठीक है, मेड इन इंडिया है, और इसमें क्या किया जाता है? बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है आपको प्रोवाइड की जाती है। एनी टाइम एनी वेयर का इनका जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं स्वयं वाले, कि आप कभी भी कहीं पे भी अपनी स्टडी क्या कर सकते हो। और इसको लॉन्च किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस लिए? टू अचीव असेस इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, जिसकी बात हमारे पास और किस में की गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, NEP में भी जिसकी बात की गई थी, असेस इक्विटी एंड क्वालिटी। इसमें क्या करते हैं? ये 3 ही ऑप्शन होते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे? इक्विटी की जगह इक्वालिटी पढ़ लेंगे, या क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पढ़ लेंगे। तो ये जो 3 टर्म है, असेस, इक्विटी, क्वालिटी, ये आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये NEP से भी रिलेटेड है, और इसकी बात किस में की गई? स्वयं में भी की गई है, कि इन 3 चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या किया गया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया है, या NEP में भी क्या की गई है? इन 3 चीज़ों की बात की जाती है। ठीक है, और आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है स्वयं में? स्वयं का जो जैसे फीचर्स है उसमें क्या किया जाता है? आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको दिए जाते हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और आपकी क्या होती है? सेल्फ असेसमेंट का आपको क्या दिया जाता है? मौका दिया जाता है। और क्या किया जाता है? आपके पास डिस्कशन फॉरम रखे होते हैं। ठीक है,
इसका भी क्या गया होता है इसमें, ये भी क्या इसमें मेंशन है, वीडियोस, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन, ये सारी चीज़ें किसमें डिस्कस हुई है, स्वयं में। और स्वयं के कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्वयं के कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब वो कौन कौन से, ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हम 9 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास है जैसे AICTE, ठीक है, फिर हमारे पास एक आता है नेपटेल, ठीक है, फिर आता है जैसे UGC, CEC, ठीक है, NCERT भी इसका क्या है, कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, NIOS भी है, ठीक है, इसमें हमारे पास आता है IGNO भी है, और हमारे पास इसमें IIMB भी है, ठीक है, और कौन है लास्ट है, INTTR, ठीक है। ये क्या है, इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इनकी आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाती है, जैसे NCERT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, NCERT किससे रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन के साथ, ठीक है, पूरी स्कूल एजुकेशन के साथ। NIOS भी किसके साथ है, स्कूल एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। UG किसके साथ है, ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे AICTE की फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो ये नेशनल 9 जो कोऑर्डिनेटर्स है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए कि स्वयं किन 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पोर्टल को ये चल रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्वयं में किसका यूज़ करते हैं हम, यूज़ ऑफ CBCS, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम का यूज़ किस में होता है, स्वयं में। अब स्वयं के साथ साथ एक जो और मेजर टर्म है वो क्या है, स्वयं प्रभा। ठीक है, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा हमारे पास है 34 DTH जो चैनल्स हैं, चैनल्स इसमें स्वयं प्रभा हमारे पास है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं 24 आवर जो है वो क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टीवी चैनल्स पे, किसके थ्रू, GSAT 15 सैटेलाइट के थ्रू, जो कि कहाँ है, गांधीनगर में है, ठीक है, गुजरात में। ठीक है, और इसमें कंटेंट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसमें जो कंटेंट दिया जाता है, ये जो स्वयं प्रभा के चैनल है, इसमें कंटेंट कौन कौन प्रोवाइड करते हैं, वो है नेपटेल, ठीक है, NCERT, ठीक है, UGC, CEC, ठीक है, और हमारे पास IGNO भी, ठीक है, ये सारे क्या है, इसके अलावा NIOS भी है। ये क्या करते हैं, इस जो स्वयं प्रभा के 34 DTH चैनल्स है, इस पे क्या करते हैं, ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट किससे रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, और या जो हमारे पास करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड किस में ये देते हैं, चैनल्स में क्या करते हैं, ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब स्वयं प्रभा से एक चीज़ और रिलेटेड है, वो है कि जो स्वयं प्रभा के शुरू के जो 10 चैनल्स हैं, उनके क्या हैं, स्पेसिफिक नाम रखे गए हैं। ये है हमारे पास चैनल नंबर, इन चैनल नंबर के क्या रखे गए हैं, स्पेसिफिक नाम, और इनसे कौन कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास चैनल नंबर 1 है, उसका नाम है वागीश। वागीश किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। फिर है संस्कृति, संस्कृति में हम किसकी बात करते हैं, सेकंड जो कि है चैनल नंबर 2, उसमें हम बात करते हैं आर्ट्स, हिस्ट्री और फिलोसफी की। थर्ड है हमारे पास प्रबोध, जो कि है चैनल नंबर 3, जिसमें हम बात करते हैं सोशल साइंस, सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फोर्थ हमारे पास चैनल है सरस्वत, जिसमें हम एजुकेशन, साइकोलॉजी और होम साइंस की बात करते हैं। जैसे कि आपको ये नाम से भी पता चल रहा होगा, ठीक है, आपको इस तरीके से भी याद रखते हो, जैसे वागीश, मतलब वाक से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, तो वो क्या हो गया, लैंग्वेज और लिटरेचर। ठीक है, संस्कृति हमारे पास क्या होती है, जो हमारा आर्ट होता है, हिस्ट्री होती है, फिलोसफी क्या है, वो हमारी क्या है, संस्कृति है, वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे सरस्वत है, सरस्वती, या जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन, साइकोलॉजी या होम साइंस। जैसे कि प्रबंधन, प्रबंधन में हम किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट या लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, विधिक, विधिक जो चैनल नंबर 6 है, वो रिलेटेड होता है लॉ, लीगल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कौटिल्य। कौटिल्य ने जैसे इकोनॉमिक्स की बात की थी, तो कौटिल्य किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस। फिर हमारे पास आर्यभट्ट, आर्यभट्ट चैनल नंबर 8, जो कि रिलेटेड किसके साथ, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर आता है स्पंदन, जो कि है लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, बॉटनी, जूलॉजी या बायो साइंसेज से। और 10th हमारे पास आता है दक्ष। दक्ष हमारे पास क्या होती है, स्किल होती है। ठीक है,
जैसे बोलते हैं दक्षता या दक्ष हासिल करना, किसी भी मतलब स्किल फुल होना, तो वो दक्ष किसे हो गया अप्लाइड, जिसमें हम क्या करेंगे उस स्किल को क्या करेंगे अप्लाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप इन चैनल नेम्स को याद रख सकते हो। ये भी क्या है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं जैसे लर्निंग और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। लर्निंग हमारे पास होती क्या है, लर्निंग होती है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या होती है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, थ्रू किसके एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास लर्निंग होती है। तो लर्निंग हम कहाँ करते हैं, क्लासरूम्स में भी करते हैं और क्लास के बाहर भी करते हैं, जो हमने फॉर्म ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ा था। और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, एक जो लर्नर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। एक जो लर्नर है, क्या वो सारे लर्नर जो क्लास में होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या सारे के सारे सेम होते हैं? नहीं, वो तो हमारे को पता है कि सेम नहीं होते। तो किस बेसिस वो सेम नहीं होते? क्योंकि उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है या एकेडमिक डेवलपमेंट होती है, वो क्या होती है सबकी अलग अलग होती है। तो उन करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखते हुए एक जो टीचर है लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखते हुए टीचिंग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा वीक है पढ़ाई में, एक बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में, तो एक क्लास को किस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको भी आपको इम्प्रूव करना है और जो एक वीक स्टूडेंट है उसको भी क्या आपको इम्प्रूव करना है। इस तरीके से जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम बात करते हैं जब एक जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट से किस तरह से अलग है। ये सारी चीज़ें किसमें आती है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ठीक है, तो ये लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता होनी चाहिए। अब है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग में हम किन किन प्रिंसिपल्स का याद रखते हैं कि आपको लर्निंग करवानी किस तरीके से है या लर्निंग करनी किस तरीके से है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, आपको जो पढ़ाना है वो किस तरीके से क्या करना है, एसोसिएट करके पढ़ाना है, रिलेट करके पढ़ाना है। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। अब जो एक जो टीचर है, ठीक है, जब वो अपने खुद के दिमाग में ही क्या होगी उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं हुई होगी, तो वो जो पढ़ाएगा वो क्या करेगा क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स के माइंड में भी कि जो टीचर है वो पढ़ाने की कोशिश क्या कर रहा है। तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में कि आप जो अपने एंड पे पढ़ा रहे हो वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो आपकी पूरे तरीके से आपकी क्लैरिटी हो ताकि वो सबको समझ आए। अब है प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक है, जो कि स्टिमुलस और रिवॉर्ड का जो प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था कि एक लर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब किसी चीज़ का आपको प्रेजेंट मिल रहा है या उसमें आपको क्या मिल रही है रीइंफोर्समेंट मिल रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड भी क्या हो जाता है ज़रूरी हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अब ऐसा तो है नहीं कि लर्निंग एक ही बार में हो जाती है। ठीक है, तो लर्निंग को करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस का प्रिंसिपल क्या होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसमें, लर्निंग में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर। तो जो जब एक स्टूडेंट को मल्टीपल एक्सपोजर मिलते हैं तो उसकी जो लर्निंग है वो क्या होती है ज़्यादा अच्छी हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी से हमारा मतलब है कि जब एक स्टूडेंट जो है खुद से सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा या जिसको हम बोलेंगे प्रैग्मेटिव अप्रोच से सीखेगा, वो भी क्या होती है लर्निंग को एनहांस करने में क्या होती है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब एक स्टूडेंट और टीचर के बीच या स्टूडेंट के बीच एक कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, वो एक दूसरे की चीज़ों को वर्बली या नॉन वर्बली अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो भी क्या करता है लर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये प्रिंसिपल्स हमारे को ध्यान रखने होते हैं किसमें, लर्निंग में। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ लर्निंग मेथड। तो अब हमने प्रिंसिपल्स तो पढ़ लिए कि स्टूडेंट्स को किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान करते हुए हमने पढ़ाना है। तो मेथड ऑफ लर्निंग से भी हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसे कि मेथड ऑफ लर्निंग में हम बात करेंगे इमिटेशन की, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपीरियंस की, टीचिंग की, इंस्ट्रक्शन की, ट्रायल एंड एरर की या रिफ्लेक्शन की। तो इमिटेशन क्या होता है, किसी को देख कर सीखना। एक जो छोटा बच्चा होता है जब वो जैसे किसी की नकल वो करता है, किसी को देख के वो उसकी तरह एक्टिविटी करना शुरू करता है, तो उसको क्या बोलते हैं इमिटेशन। तो स्टूडेंट कैसे सीख सकता है, इमिटेशन से भी सीख सकता है, ऑब्जर्व करके भी सीख सकता है, एक्सपीरियंस से भी सीखता है। सबसे ज़्यादा लर्निंग क्या होती है, एक्सपीरियंस में होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है टीचिंग करके भी बच्चा, जब बच्चे को टीच करते हैं तब भी वो सीखता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे के भी वो सीखता है। ट्रायल एंड एरर कि मतलब वो खुद से भी ट्राई करेगा, फिर गलती करेगा, फिर से उस चीज़ को सीखेगा, उस तरीके से भी क्या सीख सकता है। और वो कैसे कर सकता है, रिफ्लेक्शन करके भी, रिफ्लेक्ट करके भी क्या करता है एक स्टूडेंट सीखता है। तो ये होते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एडोलेसेंट लर्नर या एडल्ट लर्नर। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक एडोलेसेंट लर्नर होता है वो एक एडल्ट लर्नर से, एडोलेसेंस लर्नर से हमारा मतलब है जो 10 साल से 18 साल के बीच होंगे, और जो उससे ऊपर के होंगे जैसे 19 से अबव, वो क्या हो गया हमारे पास एडल्ट लर्नर। तो एक जो एडोलेसेंट लर्नर होता है वो एडल्ट लर्नर से किस तरीके से अलग होता है। सबसे पहले तो हमारे को समझने की जरूरत है कि जो एक एडोलेसेंट, हमारे को इन दो टर्म्स को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि एक जो एडोलेसेंट लर्नर का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है एडल्ट लर्नर से अलग होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस इसीलिए आया है क्योंकि जो एक एडोलेसेंट लर्नर होता है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे सोशल, इमोशनल, एकेडमिक, कॉग्निटिव, वो क्या होती हैं, अलग होती हैं किससे, एडल्ट लर्नर से। तो जो एक एडोलेसेंट लर्नर को पढ़ाने का तरीका और जो एडल्ट लर्नर को पढ़ाने का तरीका होता है वो क्या हो जाता है, फिर अलग अलग हो जाता है। क्योंकि इसके डिफरेंसेस हम ऐसे देखेंगे कि एक जो एडोलेसेंट लर्नर होता है वो डिपेंड किस पे होता है, टीचर पे होता है, ठीक है। वो अपनी सारी स्टडीज़ के लिए किस पे डिपेंड होता है, टीचर पे डिपेंड होता है। और एक जो एडल्ट लर्नर होता है वो क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड, कि वो उसके पास क्या होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो वो उससे भी क्या कर सकता है, खुद की लर्निंग क्या होती है उसकी सेल्फ डायरेक्टेड। एक जो एडोलेसेंट लर्नर होता है उसके पास क्या होता है, कम एक्सपीरियंस होता है, हैज़ लेटर एक्सपीरियंस। और जो एक एडल्ट लर्नर होता है वो होता है रिच इन एक्सपीरियंस। जो एडोलेसेंट लर्नर होता है मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, और जो एडल्ट होता है वो इंटरनल इंसेंटिव्स क्या होता है, मोटिवेटेड होता है, ठीक है। एडोलेसेंट लर्नर में हमारे पास क्या होता है, टीचर का कंट्रोल ज़्यादा होता है, और जो एडल्ट लर्नर होता है उसमें लर्नर का कंट्रोल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। एडोलेसेंट की जो लर्नर की जो इवेल्युएशन करता है वो टीचर करते हैं, और जो एडल्ट लर्नर होता है वो क्या करते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। एडोलेसेंट में हम बात करते हैं पैसिव टीचिंग मेथड्स की, और एडल्ट लर्नर में हम किसकी बात करते हैं, एक्टिव लर्निंग की। क्योंकि जब बच्चा खुद से ही सेल्फ डायरेक्टेड करेगा लर्निंग को और अपने इंटरनल इंसेंटिव्स के साथ ही क्या होगा, वो मोटिवेटेड होता, और लर्नर क्या करेगा, खुद की लर्निंग को खुद कंट्रोल करेगा, तो वो उसमें क्या होगा, उसकी एक्टिव लर्निंग। और जब टीचर पे बच्चा डिपेंडेंट होगा तो वो क्या होगी, पैसिव टीचिंग मेथड होगा उसमें। तो ये मेन डिफरेंस होता है किसके बीच, एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर के बीच। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कितने तरीके की होती हैं, कि हम जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स लेके क्लास में आए होते हैं उसको किस तरीके से हमारे को फैसिलिटेट करना है, कि जब एक लर्निंग को ज़्यादा अच्छा करना है। फिर आता है जैसे ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। तो ऑडियो में हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ जैसे कि लैंग्वेज लैब, साउंड से पढ़ाएंगे या रेडियो से सुना के उसको पढ़ाएंगे, तो ये किस में आता है, ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में। फिर आती है हमारे पास विजुअल हम बात करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, देख के करेंगे, जैसे कि चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, मॉडल्स हो गए या फोटोज हो गए, तो ये किस में आते हैं, सारे के सारे विजुअल्स में, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो विजुअल, जिसमें कि हम ऑडियो का यूज़ भी करेंगे और विजुअल का यूज़ भी करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में सीखता है, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज से क्या करता है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा सीखता है, देख कर सीखता है वो, सुनकर सीखता है वो, ठीक है। तो इसमें जैसे वीडियोज़ आ गई या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई जिसमें कि साउंड भी होगा, या फिल्म आ गई या टीवी आ गया, तो ये किस में आते हैं हमारे पास, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शंस में। इसी के साथ साथ एक ज़रूरी टर्म आती है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग हमारे पास क्या होती है, ठीक है। माइंड में मैप तैयार करने से आप इस बात को याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा क्या है, कुछ दिनों में बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल, सच में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बर्थडे कुछ दिनों में, तो मैं माइंड मैपिंग का यूज़ कैसे करूँगी। तो मैंने क्या किया है कि अपने माइंड में क्या किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया कि मैंने इन्विटेशन किसको देना है, ठीक है, और जो पार्टी है उसमें क्या क्या होगा, और जो फिर अब पार्टी है, इनविटेशन भी दूंगी तो फूड भी होगा, तो फूड में हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया, क्या बना दिया, अपने बर्थडे पार्टी का मैप बना दिया। अब इनविटेशन में मैंने किस किस को इनविटेशन देना है, कि मतलब फैमिली में किस किस को देना है, या मेरे को फ्रेंड्स में किन किन को इन्विटेशन देना है। अब पार्टी में भी तो होगा कि डेकोरेशन होगी, ठीक है, डेकोरेशन होगी, डेकोरेशन के साथ साथ कुछ अदर चीज़ें भी होंगी, ठीक है। अब फूड में मेरे को क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है, कि मैंने केक भी लेके आना है, ठीक है,
कोल्ड ड्रिंक्स भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ खाने में जो मेन फूड कोर्स होगा वो क्या होगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक पूरा एक मैप बन गया है। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग जो टर्म है ये दी किसने दी थी, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये दी थी टोनी बुजान ने। ठीक है, और कब दी थी, 1960 के अराउंड। ठीक है, और इसको हम कैसे याद सकते हैं कि ये एक डायग्राम होता है जो कि हमारे को विजुअली ऑर्गेनाइज, जिसमें हम करते हैं किसको, इन्फॉर्मेशन में, किस में विजुअली ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक हेरार्की में, कि हाँ हमारे को जो चीज़ें करनी है वो इस तरीके से करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने हेरार्की बना दी थी कि हाँ बर्थडे में पहले मेन चीज़ें ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने इनके सब सेक्शंस बना दिए। तो ये क्या होती है हमारे पास, माइंड मैपिंग होती है। माइंड मैपिंग के थ्रू क्या करता है स्टूडेंट्स, क्या करता है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, किन पे मेरे को ध्यान देना है। अपनी इमेजिनेशन पावर को क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है। तो माइंड मैपिंग ये भी क्या है, एक पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस यूनिट की। ठीक है, तो टीचिंग में हम जो एक टीचर होता है उसको क्या करना होता है, स्टूडेंट्स को इवेल्युएट भी करना होता है। जैसे इवेल्युएशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि इवेल्युएशन सिस्टम में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन क्या होता है, एक स्टूडेंट की इवेल्युएशन करने से हम समझते हैं कि हमारे को क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि क्या उसने वो जो टीचिंग लर्निंग के हमने गोल रखे थे उसको उस स्टूडेंट ने अचीव किया है या नहीं किया है। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, इवेल्युएशन। ठीक है, जैसे कि हम इसको ऐसे करके समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग होता है जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे एक स्टूडेंट ने किस एक्सटेंड तक क्या किया है, उस पढ़ाई को अचीव किया है। ठीक है, अब हम जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है मेजरमेंट में हम सिंपली क्या करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने, क्वांटिटी से मतलब क्या हुआ है, एक स्टूडेंट है जिसके हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, 70। ठीक है, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 65। ठीक है, और उसके मैथ्स में कितना है, 80 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या करें हम, सिंपली जो उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो उसने अचीव किया है, उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, मेजरमेंट करना किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। फिर आता है हमारे पास असेसमेंट हम तब करेंगे जब हम कंपेयर करेंगे मार्क्स को। इसमें तो स्टूडेंट के मेजरमेंट में तो उसके खुद के मार्क्स ही हैं, पर जब हम इस क्वांटिटी के साथ साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि एक स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके हैं मैथ्स में क्या है, 80 मार्क्स है, और ये क्या है, फर्स्ट आया है। ठीक है, उसको हमने असेस किया, कंपेयर किया और स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, असेसमेंट में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के साथ साथ कंपेयर भी करेंगे, तो वो क्या होगी हमारे पास, असेसमेंट। और फिर करेंगे हम इवेल्युएट में हम क्या करेंगे, इवेल्युएट में हम देते हैं जजमेंट। क्या करते हैं, जजमेंट। और इवेल्युएशन कब होती है, एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, एंड ऑफ द टर्म होती है हमारे पास इवेल्युएशन। असेसमेंट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोर्स जब वो चल रहा होता है, जैसे क्लासरूम में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और जैसे एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं, या जो इस तरीके की अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं क्लास में, उसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट का यूज़ होता है उसमें। और मेजरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वांटिफाई करते हैं उन नंबर्स को। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेजरमेंट एक छोटा एक्सपेक्ट्स है, जब मेजरमेंट को हम किस में इंक्लूड करते हैं, असेसमेंट में। और जब असेसमेंट मेजरमेंट सबको इंक्लूड करते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, इवेल्युएशन। ठीक है, क्या हो जाती है, इवेल्युएशन। तो इस तरीके से हम इन 3 टर्म्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप ऑफ इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आती है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे पास, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमारे पास कब होती है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है जब हमारे पास कोर्स क्या है, चल रहा होता है। जैसे कि क्लासरूम टेस्ट। ठीक है, क्लासरूम टेस्ट, या जब हम क्लास में क्वेश्चनिंग करते हैं, या जो नॉर्मली हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं, वो हमारे पास किस में आते हैं, सबके सारे के सारे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में। समेटिव इवेल्युएशन कब होती है हमारे पास, एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, एंड ऑफ द एग्जाम या एंड ऑफ द कोर्स, जो ये सारी चीज़ होती है, ये किस में आती है, समेटिव इवेल्युएशन में। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होती है हमारे पास, जब हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं क्लासरूम्स में, तो एक स्टूडेंट की जो है
वीकनेस या उसकी स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट को करते हैं। ठीक है, हम फिर हमारे को समझ आता है कि एक स्टूडेंट क्या है, वीक है, तो हमने क्या किया, उसकी वीकनेस को क्या किया, डायग्नोस किया, मतलब उसकी वीकनेस को समझा और फिर हम उस पर काम करेंगे कि वो जो उसकी वीकनेस है उसको हम कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो मैथ में क्या आ रहा है, पुअर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एक स्टूडेंट के कंटिन्यूसली क्या आ रहे हैं, मैथ में पुअर रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमने उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए क्या किया, सोल्यूशन निकाला। तो वो क्या, वो जो सोल्यूशन निकालना होता है या स्टूडेंट को इम्प्रूविंग लर्निंग जिसमें होती है, उसको किस में हम इंक्लूड करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये दो टर्म्स, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन या नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं हम CRT, वैसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं, और NRT। ठीक है, ये आता है। क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है, जिसमें हमने कि फिक्स्ड क्राइटेरिया रखा होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे टेट का टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपको पता है कि जैसे हम जनरल की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो उसमें हम 90 मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, जब आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि आपके 91 मार्क्स भी आ गए, ठीक है, 91 से या कितने भी 150 तक कितने भी आपके मार्क्स आ गए, तो आपने क्या किया, उस क्राइटेरिया को फिल कर लिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस इवैल्यूएशन को पास आउट कर रहे हो। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जैसे सेट का एग्जाम हो गया या नेट का एग्जाम हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या करना है कि 100 में से हम क्या करेंगे, 15% स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, अब हमारे को ये मतलब नहीं है कि वो 15% 90 मार्क्स ला रहे हैं, कि वो 80 में भी पास हो रहे हैं या वो 30 में भी पास हो रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती, बस जो शुरू के 15% होंगे हमने क्या करना है, उनको पास करना है, वो हुआ नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, क्राइटेरियन इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, नंबरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं या ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, और नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, परसेंटाइल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस में बस आपको एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, और नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन में क्या होगा, एक आपको क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा आपकी पढ़ाई को अपने पीयर्स के साथ। ठीक है, जब आपको क्या करना है, फुलफिल करना है क्राइटेरिया को क्राइटेरियन रेफरेंस में, और जब आपको नॉर्म्स को फुलफिल करना है तो वो किस में आ जाएगा, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, इससे भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि फुल फॉर्म किसकी है, CBCS। डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो CBCS का हमारे पास जो ये लाया किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कब लाया था, ये 2016 के अराउंड लाया था, जो कि हमारे पास NEP अभी 2020 में भी इसकी बात की गई है। इसमें क्या होता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में हमने एक शिफ्ट किया है, क्या किया है, शिफ्ट किया है किससे, टीचर सेंटर्ड अप्रोच से, किस में, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में। ठीक है, और क्या हुआ है इसमें कि हमने क्या बोला है कि एक स्टूडेंट जितने भी क्रेडिट्स लेना चाहे वो क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, अपना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी ले सकता है, और इंट्रा डिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी क्या कर सकता है, वो खुद सिलेक्ट कर सकता है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और इसमें क्या कर सकता है, एक स्टूडेंट जो आपने एक इंस्टीट्यूट में अर्न किया है क्रेडिट्स को, उसको वो शिफ्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें उसके सपोज 50 क्रेडिट्स हैं, अगर उसको वो डिस्टेंस लर्निंग से भी पढ़ाई करनी है, तो वो क्या कर सकता है, अपने क्रेडिट्स को शिफ्ट कर सकता है उस मतलब उस लर्निंग में क्या करता है, इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है। और अब इसमें हम एक बात करते हैं CGPA की, CGPA जो कि मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब तो CBCS सिस्टम को क्या है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ऑलमोस्ट हिमाचल में तो इम्प्लीमेंट कर ही गया। तो उसमें हम बोलते रहते हैं कि CGPA भी, किसी स्टूडेंट का CGPA कितना है, तो इससे CGPA की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वो होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ जाती है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये होती है हमारे पास CGPA। ठीक है, और इसमें CBCS की हमारे पास एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो स्टूडेंट्स मतलब जैसे PG कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे सुना होगा कि उनको एक इलेक्टिव कोर्स है, जेनरिक इलेक्टिव एक कोर्स है, या एबिलिटी एनहांसमेंट के उनको कोर्सेज शुरू किए गए हैं। तो ये हमारे पास CBCS में क्या किया गया है, नई चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। कोर कोर्सेज में क्या होंगे, जो आपके पास
आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपको पढ़ने ही है अपने किसी भी कोर्सेज में या डिग्री में, वो क्या होंगे, कोर कोर्सेज। इलेक्टिव कोर्सेज में आपको क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव को आपके पास दिया जाएगा। जेनरिक इलेक्टिव में क्या होगा, आपको वो कोर्सेज दिए होंगे जो आपके सब्जेक्ट्स के क्या होंगे, अनरिलेटेड। ठीक है, जो आपसे सब्जेक्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट की किसी एक जो एक सब्जेक्ट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, पर वो क्या होना चाहिए, आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जैसे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में क्या करते हैं, आपको आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोर्सेज आपको लगाए जाएंगे CBCS सिस्टम में, जिसके थ्रू आप इन सब के थ्रू क्या करोगे, क्रेडिट को अर्न करोगे। ठीक है, क्या करोगे, क्रेडिट्स को अर्न करोगे। ये क्या है, सबसे न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो कि लेटेस्ट चल रहा है, जिसमें क्या करते हैं आप क्रेडिट को अर्न करते हो, और जिसमें किसका यूज़ होता है, ग्रेडिंग का यूज़ होता है, और CGP के आपको क्या होनी चाहिए, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास CGPA जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए थे। अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को भी याद कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि रिलेटेड के साथ है, एजुकेशन के साथ, जैसे कि जनवरी 12 को क्या होता है हमारे पास, यूथ डे। ठीक है, February 21 को क्या होता है हमारे पास, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 28 February को हमारे पास होता है नेशनल साइंस डे। जून 21 को होता है हमारे पास नेशनल योगा डे। September 5 को होता है हमारे पास टीचर डे। 14 September को होता है हिंदी डे। जो ये डेज हैं, इससे भी आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, और आपको ये भी याद करना है कि जैसे हम टीचर्स डे मना रहे हैं तो वो किसके साथ रिलेटेड है, कौन सा इंसान इस चीज़ के साथ रिलेटेड है, यूथ डे किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, या चिल्ड्रंस डे हम क्यों मनाते हैं, तो ये भी क्या होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 10 ही हैं, तो 10 के 10 आप याद कर लो, और कौन सा डे किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, उसको क्यों मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं, ताकि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मिल सके, एक ओवरऑल व्यू मिल सके, ताकि आपको पता चले कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अदर टर्म्स भी है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने हैं, 17 गोल्स हैं। ठीक है, जिसमें कि जो 4th गोल है वो किसी के साथ रिलेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्या है, ये चीज़ रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि एक तो ये चीज़ होगी, और एक होता है हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एनकल्चरेशन। ठीक है, एनकल्चरेशन और एकल्चरेशन। ठीक है, ये जो 2 टर्म्स है, एनकल्चरेशन जो कि पहली टर्म है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि जब आप अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ सोसाइटी को क्या करते हो, लर्न करते हो, जो कि हर सोसाइटी के क्या होता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं किसी भी सोसाइटी में, तो अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो अप करना या सीखना, वो आता है एनकल्चरेशन में। और एक कल्चरेशन होती है कि जब आप दूसरों के कल्चर को क्या करते हो, एडेप्ट करते हो और उनकी वैल्यूज़ को सीखते हो, और स्टिल रिमेनिंग टू द ओन कल्चर। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास, ए कल्चरेशन में आ जाएगा। एन कल्चरेशन अपने ट्रेडिशन का हुआ, और ए कल्चरेशन हुआ अपने ट्रेडिशन के साथ साथ आप दूसरों के कल्चर वैल्यू को भी क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे। तो ये 2 टर्म्स भी ज़रूरी हैं। और NEP जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि NEP में जो जिन फाउंडेशनल पिलर्स की बात की गई है वो थे असेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये भी क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो एक टीचिंग हमारे पास प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, ट्राईपोलर प्रोसेस। ट्राईपोलर प्रोसेस से हमारे पास क्या मतलब है कि एक टीचिंग में टीचर भी होता है और उसमें स्टूडेंट भी होता है, और उसमें क्या चीज़ रिलेटेड होती है, एक और करिकुलम। ठीक है, करिकुलम, ये क्या होता है हमारे पास, टीचिंग इस तरीके क्या होता है, एक ट्राईपोलर प्रोसेस होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे पास लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके का, ठीक है, किस तरीके का, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है,
सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपके पास सोसाइटी के नॉर्म्स क्या क्या हैं, आपको उन सोसाइटी के नॉर्म्स को किस तरह से फॉलो करना है। सोशल एनवायरनमेंट सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड नहीं होता, जैसे क्लासरूम भी एक क्या होती है, मिनीचर ऑफ सोसाइटी होती है, जिसमें कि आपको कॉपरेशन के साथ पढ़ना होता है, ठीक है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, ये सारी टर्म्स किसमें आती है, सोशल एनवायरनमेंट में। तो एक जो लर्निंग एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना है हमारे को किस तरह से, इन एनवायरनमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। सोशल एनवायरनमेंट जब एक क्लास का अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, सेफ फील करेगा उस क्लासरूम में, और जो उसकी लर्निंग क्या होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, और जो वो उसके इमोशनल चीज़ें हैं या उसके सोशल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होगी, उसकी इंप्रूव होंगी। जब एक सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, कॉपरेशन की जो फीलिंग होती है वो उसमें आएगी, वो ट्रस्ट कर पाएगा, बिलोंगिंगनेस की एक जो फीलिंग होती है वो उसमें आएगी, सेक्रीफाइस की फीलिंग आएगी। सेकेंड हमारे पास है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि सपोज एक टीचर है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, डरा के रखते हैं, ठीक है, तो वो एक कैसा एनवायरनमेंट होगा, वो एक बहुत ज़्यादा डरने वाला एनवायरनमेंट होगा। क्या उस एनवायरनमेंट में भी बच्चा उस तरीके से समझ पाएगा? जिस एनवायरनमेंट में एक जो दूसरा टीचर है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है, जिनको कि पता है कि उन्होंने स्टूडेंट से बात कैसे करनी है, ठीक है, स्टूडेंट्स को समझाना कैसे है, कि जो डिफरेंट सिचुएशंस आएगी तो उनको हैंडल कैसे करना है। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो सके। अब फिजिकल एनवायरनमेंट से हम बात करते हैं कि एक क्लासरूम, अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक ऐसी क्लास में पढ़ रहे हो कि जहाँ लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है, तो क्या वैसा फिजिकल एनवायरनमेंट स्टूडेंट की लर्निंग के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। फॉर एग्जांपल तो एक अच्छे जो क्लासरूम है वो क्या होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, जिसमें कि एक प्रॉपर लाइटनिंग हो, विंडोज़ हो, या प्रॉपर हवा के लिए आने जाने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदा कमरा है। तो स्कूल भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो वैसा एक फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छा मिलना चाहिए, जिससे कि क्या होगी, लर्निंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब मोटिवेशनल एनवायरनमेंट, क्या आपका टीचर आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर पा रहा है? तो क्या आपको ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो आपको मतलब सीखने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं? तो ये मोटिवेशनल एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमने ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग है, वेज ऑफ लर्निंग या टीचिंग है, और जो एक न्यू वेज आई है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं, पहले क्या होता था कि जैसे ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, अब ई कंटेंट का भी ई कंटेंट होता है या ऑनलाइन लर्निंग होती है। तो इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंस या डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एक और टर्म है, लास्ट टर्म, जो कि है करिकुलम। करिकुलम से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं कि करिकुलम क्या होता है, जो हमारे पास सिलेबस प्रिस्क्राइब होता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, कि जो कंटेंट दिया होता है, पर ऐसे नहीं होता। करिकुलम हमारे पास जितने भी ऑल एक्सपीरियंस, जितने भी एक्सपीरियंस या चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी किसमें इंक्लूड होती है, करिकुलम होती है। चाहे आपका वो पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका बात करने से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, वो सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड होती हैं, करिकुलम में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारे इंक्लूडेड किस में होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा मैराथन, जिसमें कि मैंने आपको ओवरऑल व्यू देने की कोशिश की है कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझें और फिर उसके प्रैक्टिस सेट को लगाएं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट यूनिट्स के जनरल पेपर 1 की जितने भी यूनिट्स है उसके प्रैक्टिस सेट को वीडियो अपलोड किया है। वहाँ पे जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो और बता सकते हो कि आपके 20 मैथ से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। उसमें क्या क्या है, उसमें भी मैंने थॉरोली डिस्कस किया है, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।